नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर एक अहम बैठक हो रही है। समर्थकों कार्यकर्ताओं का डाटा जुटाएगी पार्टी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के मुख्यालय पर अहम बैठक हो रही है जिसमें समर्थकों कार्यकर्ताओं का डाटा जुटाएगी पार्टी। व्यवसाय, शौक, जाति की भी जानकारी जुटाई जाएगी। परिवार के बारे में भी जानकारी जुटाएगी पार्टी। हर जिले मंडल में तैयार किए जाएंगे कार्यकर्ता। डाटा कलेक्शन के लिए तैयार किए जाएंगे कार्यकर्ता। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर मिस कॉल देकर अपनी जानकारी दी जा सकती है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक जारी है जिसमें समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का डाटा जुटाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें, पार्टी अपने समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का एक डाटा जुटाएगी जिसमें जो कार्यकर्ता होंगे, समर्थक होंगे, उसके व्यवसाय, शौक और जाति से जुड़ी जानकारियां होंगी जिसकी जानकारियां जुटाई जाएंगी। परिवार के बारे में भी जानकारी होगी। हर जिले मंडल में कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। पार्टी के डाटा कलेक्शन के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। इसी को लेकर रणनीति बनाने के लिए लेकर अहम बैठक हो रही है बीजेपी मुख्यालय में। और मिस कॉल नंबर पर जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बनने के इच्छुक हैं, उसके लिए नंबर जारी किया गया है। लोग 78278200 पर मिस कॉल कर जानकारी दे सकते हैं और कार्यकर्ता और समर्थक बनने के जो इच्छुक हैं वो 78278200 पर मिस कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। तो बीजेपी कार्यालय पर एक अहम बैठक हो रही है आज, जिसमें इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़े हुए हैं। प्रियम, बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक आज हो रही है जिसमें रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही संगठन समर्थकों और कार्यकर्ताओं का डाटा जुटाएगी जिसमें उसके व्यवसाय, शौक और जाति से जुड़ी जानकारियां होंगी। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मूड में है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो रणनीति बना रही कि किस तरीके से चुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से उस रणनीति के तहत लोगों पर उसको इम्प्लीमेंट करना है। और रणनीति कैसे बनाई जाए तो इसके लिए डाटा चाहिए। डाटा को ध्यान में रखते हुए ही जो है आज ये बैठक जो है प्रदेश मुख्यालय पर हुई और उसमें इस बात को जो है आदेशित किया गया है कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो औरों के जो डाटा हैं उनको कलेक्ट करेंगे। उसके लिए बाकायदा एक मोबाइल नंबर भी जो है वो हेल्पलाइन के लिए जारी किया गया है। उस पर मिस कॉल करनी होगी और जैसे ही मिस कॉल करेंगे उसके बाद एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में अपनी सारी जानकारी जो है वो उस कार्यकर्ता को देनी होगी और उसके बाद वो डिजिटली तौर पर जो है वो संग्रह होगी उस जानकारी का। और उसकी तरह कह सकते हैं कि एक बंच जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जो है वो उपलब्ध होगा और उसमें उस वर्ग के हिसाब से, उस जात के हिसाब से, उस व्यवसायी के हिसाब से उसमें सभी जानकारियां जो हैं वो कार्यकर्ताओं की मौजूद होंगी। उसमें कि किस जो कार्यकर्ता है उनका व्यवसाय क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी वर्ग क्या है, इसके अलावा वो किस क्षेत्र से आते हैं, क्या उनके शौक हैं, किन चीज़ों को वो पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए सरकार को किसी स्पेसिफिक वर्ग के लिए संगठन को कोई अपना मैसेज देना हो तो वो उसके जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए ये पूरे डाटा कलेक्शन का जो काम है अब वो भारतीय जनता पार्टी में शुरू किया गया है और उसके जरिए पूरा एक रणनीति है कि लोगों तक पहुंचा जाए और जो मैसेज है जिस वर्ग के लिए है उसको वहां तक पहुंचाया जा सके ताकि उसका सीधे तौर पर फायदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिले। बिल्कुल प्रियम, जानकारी जुटाने की ये रणनीति है और हर जिले, हर मंडल में कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। डाटा कलेक्ट किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि आधार कितना है और कितने जो समर्थक हैं वो पक्ष में है। कहीं ना कहीं इससे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है समर्थकों और कार्यकर्ताओं का। साथ ही पार्टी को मजबूत करने की ये कवायद देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए इसके जरिए साफ तौर पर एक पूरा प्रयास है कि लोगों तक पहुंचा जाए और उन हर लोगों पास पहुंचे और इस बात की जानकारी हो कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग किस वर्ग से आ रहे हैं, उनकी क्या कुछ इच्छाएं हैं, उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं या फिर वो किस चीज़ के समर्थक हैं। ये सभी चीज़ की जानकारी पार्टी के पास में रहेगी और इसी के जरिए कहीं ना कहीं चुनाव में रणनीति बनाने में पार्टी को काफ़ी आसानी होगी। चूँकि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं उसके पास में, तो ऐसे में उनके सभी जानकारी किस व्यवसाय के हैं वो लोग, क्या उसमें रोजगार के लोग हैं, स्वयं का रोजगार करते हैं, सरकारी रोजगार है, इन सभी चीज़ों की एक एक जानकारी जो है वो इस डाटा में उपलब्ध होगी। बिल्कुल, इस आज जो बैठक हो रही है बीजेपी मुख्यालय में, उन पे कौन कौन लोग शामिल हैं जो इस डाटा कलेक्शन की रणनीति बना रहे हैं?
देखिए, इस बैठक में जो है पार्टी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद हैं और उसमें जो टेक्निकल टीम के जो बीजेपी की जो IT सेल है उसके जो लोग हैं वो उसमें मौजूद हैं और उसके अंदर इन सभी चीज़ों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और एक मैसेज पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है कि वो अपनी जानकारियों को साझा करें। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने अपने जिलों में इन कामों को बखूबी पूरी तरीके से करवाएं और उसमें इस बात को सुनिश्चित करें कि जो आंकड़े हैं वो सही हो और सभी के ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े जो हैं वो आ सकें। और इसके साथ ही खास बात एक ये भी है कि जो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके जरिए जब जो कार्यकर्ता है वो अपना फॉर्म भरेगा और उस फॉर्म में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतनी ज़्यादा उसको रैंकिंग मिलेगी, उसको स्टार दिए जाएंगे। तो उसके जरिए कहीं ना कहीं एक नंबरिंग करने के भी प्रयास है और इसके पीछे का एक मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है, जो सटीक जानकारी है, वो पार्टी के पास में उपलब्ध रहे। बिल्कुल प्रिया, में इस डाटा कलेक्शन का मकसद यही है कि लोगों के बीच जाया जा सके और उनकी समस्याओं को समझा जा सके और अपना आधार मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने नेताजी के राष्ट्र के प्रति किए गए प्रयासों और उनके विचारों को कार्यकर्ताओं से साझा किया। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके। वह सदैव इस बात के पक्षधर थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज। वहीं पटना में महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह को जेडीयू स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने भरी सभा को संबोधित करते हुए रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले लोगों पर हमला किया और एक अमर्यादित बयान दे डाला। तो रामचरितमानस को लेकर एक के बाद एक अमर्यादित बयान सामने आ रहे हैं। अब एमएलसी महेश्वर सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे लोगों पर हमला किया है। आपको बता दें, सबसे पहले बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। सभी ने उनके इस बयान पर उनसे माफी मांगने की मांग की थी। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस धर्म को रामचरितमानस ग्रंथ को बकवास बताते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की। वहीं आज पटना में महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह को जेडीयू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने भरी सभा में आज संबोधित करते हुए जिन लोगों ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं, उन पर अमर्यादित टिप्पणी की है, उनको लेकर एक बयान दिया है। क्या कुछ ये बयान है? देखिए, बताते चलो कि बिहार में एक तरह से महागठबंधन के बीच में जो रार शुरू हुई है, उसी रार के तहत आज ये बयानबाजी जो हुई है। एमएलसी महेश्वर सिंह, उन्होंने आज यहाँ जेडीयू की नेता है संजय सिंह, उनकी तरफ से स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। तो स्वाभिमान रैली हर साल ये महाराणा प्रताप के जयंती पे मनाई जाती है और इसमें तमाम जो जाति की बात अगर करें तो तमाम राजपूत लोग इसमें शामिल होते हैं। तो कहें कि एक तरह से जातीय सम्मेलन होता है ये। और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उसी दरमियान
दौरान ये महेश्वर सिंह है, एमएलसी निर्दलीय, लेकिन जेडीयू की ये सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में इस मंच से उन्होंने कही कि ऐलान कर दिया कि जिन्हें जो रामचरितमानस का विरोध करते हैं ऐसे लोग मतलब बहुत ही गलत संज्ञा दे दी। उन्हें ये कहा कि जो लोग रामचरितमानस का विरोध करते हैं वो लोग हिजड़े होते हैं, इस तरह के संज्ञान देते हुए उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि जो रार है वो रार अभी कहीं थमती नहीं दिख रही है। महागठबंधन के बीच का ये जो रार है, आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो द्वंद है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने बाकायदा जिस शिक्षा मंत्री ने इस बयान को दिया था रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कहा था कि पूरा आरजेडी आपके साथ है। ऐसे में इस तरह के बयान कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि वाकई जो हवाएं उठ रही है वो हवा ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इस बिल्कुल रजनी, ये एक शर्मनाक बयान है। एक तरफ तो पूजनीय ग्रंथ जो पूजनीय है रामचरितमानस, उसको लेकर बयानबाजी करना ही गलत है। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी की, अब उसके पलटवार में भी जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने भी अमर्यादित टिप्पणी ही की है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको लेकर राजनीति ही की है। बिल्कुल, मैंने कहा कि ये जो महागठबंधन की रार है, जो इनके बीच की जो तकरार है, वो तकरार अब बिल्कुल क्लियर दिखने लगी है। कहीं भी अब कोई गुंजाइश नहीं बनती दिख रही है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से आरजेडी के जो तमाम जो मंत्री हैं, मंत्री कहें या फिर आरजेडी के जितने नेता हैं, वो एक सुर में कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया वो बिल्कुल सही था, उसे बिल्कुल सही करार दे रहे थे। और जेडीयू की तरफ से इस पे इत्तेफाक उठने लगे थे, लगातार इस पे पटाक्षे उठने लगे थे कि इस बयान को, इस अमर्यादित इस बयान को वापस लिए जाए। और वापस नहीं लेने की दिशा के बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया था कि क्या इस पर तेजस्वी यादव कोई संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे। और आज खुले मन से जेडीयू के खुले मन से इस तरह का ऐलान कहीं ना कहीं इस बात को साफ कर दिया है कि ये दरारें थमती नहीं दिख रही है। महागठबंधन के बीच में अब दरार पड़ने लगी है। उस दरार का ही आज ये हिस्सा था, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी सभा के बीच में मंच से जिस तरह से एमएलसी ने किया और तमाम जो जेडीयू के नेता मौजूद थे उनके बीच में इस तरह की टिप्पणी की गई और इस पर किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये इस बात को इंगित करता है कि वाकई बिहार में महागठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। रामचरितमानस को लेकर जो अविवादित टिप्पणी चंद्रशेखर द्वारा की गई थी, अब उसके पलटवार में एमएलसी जो महेश्वर सिंह है उन्होंने ये बयान दिया है, तो इस पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री का कोई बयान इस पर सामने आया है क्या? देखिए, शिक्षा मंत्री ने जब बयान दिया था उसके बाद से बिहार में राजनीति शुरू हो गई थी और शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद लगातार शिक्षा मंत्री जब दूसरे दिन उनसे इस बयान पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जो संज्ञा दी है, जिस श्लोक का उच्चारण किया, वो श्लोक मेरी नजर में वो गलत है और अगर मेरा अब हर किसी का अपना नजरिया होता है और मेरी नजर में वो श्लोक गलत है और उसे हटा देना चाहिए। और इसके बाद से लगातार उनसे माफी मांगने की रियायत की जाने लगी थी, लेकिन एक बार तमाम जो इनके सहयोगी नेता थे, जो तमाम आरजेडी के लोग थे, वो इनके पक्ष में खड़े दिखे और उन्होंने ये साफ लफ्जों में कह दिया था कि कोई माफी नहीं मांगेंगे और उनका अपना नजरिया है और वो कुछ भी उन्होंने जो बयान दिया है उनके नजरिए से सही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर दिया था कि उनकी ओर से जो टिप्पणी की गई थी, उनकी ओर से जो बयान दिए गए थे, वो बयान गलत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था। जी बिल्कुल रजनी, रामचरितमानस को लेकर अब सियासत छिड़ गई है बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं कानपुर में चौबेपुर थाने पहुंची हैं खुशी दुबे। जेल से रिहा होने के बाद वो सीधे चौबेपुर थाने पहुंची। कोर्ट के निर्देशानुसार उन्होंने थाने में हाजिरी लगाई है। हाजिरी लगाने के लिए थाने में वो पहुंची थी। अपनी मां के साथ चौबेपुर थाने पहुंची हैं खुशी दुबे। बिकरू कांड में जेल में बंद थी खुशी दुबे। 30 महीने बाद जेल से जमानत पर रिहा हुई हैं, जिसके बाद वो कोर्ट के निर्देशानुसार हाजिरी लगाने थाने पहुंची हैं अपनी मां के साथ। तो बिकरू कांड में वो जेल में बंद थी, हाल ही में उनको जमानत मिली है, जिसके बाद कोर्ट के निर्देशानुसार वो हाजिरी लगाने के लिए अपनी मां के साथ थाने पहुंची है। बिल्कुल पूरा भरोसा था न्यायालय पे कि मुझे न्याय ही मिलेगा और आगे भी न्याय मिलेगा, इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल। बिल्कुल पूरा भरोसा था न्यायालय पे कि मुझे
तो बहराइच से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर घनी आबादी के बीच विस्फोट हुआ है। एक मकान में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं। विस्फोट के कारण एक की मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके से कई घरों में दरारें आ गई हैं। मोतीपुर इलाके के झाला गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मकान में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस धमाके के चलते जो 3 मकान थे आसपास के, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए हैं और कई घरों में, आसपास के कई घरों में इस धमाके के चलते, विस्फोट के चलते दरारें आ गई हैं। तो बहराइच में अचानक एक मकान में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण 3 अन्य जो मकान है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। आसपास के और अन्य मकानों में दरारें आ गई हैं। वहीं इस हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये विस्फोट किस वजह से हुआ, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये जो विस्फोट है ये किस तरीके से हुआ मकान में। और बताया जा रहा है कि घनी आबादी में ये मकान था जहां पर विस्फोट हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बहराइच में घनी आबादी के बीच एक मकान में अचानक विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के जो मकान हैं वो भी इसकी जद में आए हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये मोतीपुर इलाके के झाला का पूरा मामला है, जहां पे सुबह दूध उबालते समय सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पूरा मकान जमींदोज हो गया। उसके आस पड़ोस के 2 मकान और पूरी तरह से गिर गए और कई मकानों में दरारें तक आ गई हैं। वहीं मलबे में दबे लोगों के मलबे को हटाने के लिए पुलिस और विभाग की टीम लगाई गई है, जो मलबे को हटाकर और देख रहे हैं कि और कोई दवा तो नहीं है इसके अंदर। मनीष, इस हादसे में कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? फिलहाल इसमें एक की मौत हो गई है और एक बालक का उसमें पैर मिला है, लेकिन अभी उसका शव और उसका आधा शरीर नहीं मिला हुआ है, तो उसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल 3 लोग और घायल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं कन्नौज में शमशान जाने वाले ट्रैक्टर के चालान के काटने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पहुंचकर विरोध जताया। मामले को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसको लेकर पूर्व प्रमुख ने कहा कि शव यात्रा को शमशान ले जाने का एकमात्र जरिया ट्रैक्टर ही है। ऐसे में आरटीओ की तरफ से उसका चालान करना अवैध उगाही है। मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम से कार्रवाई रोकने की मांग की है। आरटीओ साहब और पुलिस प्रशासन अभी तक तो मोटरसाइकिल के चालान कर ही रहा था, वसूली हो ही रही थी, लेकिन 1 माह से मैं देख रहा हूं आरटीओ साहब ने किसानों को परेशान और गरीबों को परेशान करना शुरू कर दिया। जो सब यात्राएं जाती हैं मेहंदी घाट पे, अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी ले जाते हैं लोग, उनके चालान कर दिए 50-50 हजार रुपए की। ट्रैक्टर ट्राली लोगों की बैठने की वो वाहन नहीं। अब हमारा अनुरोध है, अगर ट्रैक्टर ट्राली वाहन नहीं है तो आप सब यात्रा वाहन की व्यवस्था करा दीजिए। और जब ट्रैक्टर नहीं है तो किससे जाएंगे? क्या अब हम लोग या हिंदू धर्म के लोग अंतिम संस्कार के समय अपने मिलने जुलने परिवार खानदान के लोगों के दर्शन नहीं कर पाएंगे या अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे? और ये तो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है? जिनके 50-50 1-1 लाख के चालान हो गए हैं, वो ट्रैक्टर दोबारा नहीं लेके आएंगे। डेड बॉडियां पड़ी रहेंगी गरीब लोगों की, गांव में सड़ जाएंगी, कोई ट्रैक्टर नहीं लाएगा। वहीं मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र स्थित नेकी की दीवार के लिए बने कपड़ों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, नेकी की दीवार पर लोग जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़े दान करते हैं और अचानक यहां पास में एक गोदाम में भीषण आग लग गई और इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों को जब आग की सूचना हुई तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
वहीं रामचरितमानस को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सबसे पहले तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे। अभी पूरी तरह से ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद देश में आक्रोश फैल गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नौशाद ने साफ तौर पर कहा, जो लोग बकवास होते हैं वो बकवास की ही बातें करते हैं और बकवास ही सोचते हैं। जनता ने इन पर बैन लगा दिया है इनके मुंह से, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें निकल रही हैं। वहीं बदायूं में गृह कलेश से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं, दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई है। यह आत्महत्या बिल्कुल नहीं है। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बिहार में शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बाला गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर हालत में अपना इलाज करा रहे हैं। मृतकों में नरेश राउत और जनकदेव राम शामिल हैं। इस मामले में इलाजरत धुरन राम ने शराब पीने की बात स्वीकार की है। हालांकि मामले में अभी तक पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने अस्पताल से मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया है। मीडिया कर्मियों को अस्पताल में जाने की इजाजत नहीं दी है। उधर जानकारी मिल रही है कि मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। बस ये तो बीमारी जी बस काहे पे सगा पी गया। हां दारू तो पी लो। ऑयल बाजे मुंह सुखता। हां डॉक्टर साहब जांच करने के बाद करेंगे। कितने लोगों की सर मौत कितने लोगों की है? अभी तक ये एक ब्रॉड डेड लाया गया है। जी बाकी का इलाज चल रहा है। कितने लोग का इलाज चल रहा है सर अभी अंदर? अभी जो है अंदर 5 लोगों का चल रहा है इलाज। कितने लोगों को लाने की सूचना मिली है सर अभी तक? अभी सिर्फ हमारे पास है 5 अंदर इलाज। ये सर घटना कहाँ की है? मतलब सर ये कारण क्या है सर अभी तक आ रहा है? कारण अभी नहीं पता चला है। डॉक्टर साहब जहरीली शराब की बात आ रही है सर। वहीं शामली थाना भवन नगर के चरथावल बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह एक जिम में किसी ने देर रात आग लगा दी, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग लगाते समय एक व्यक्ति का चेहरा भी झुलस गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, जिम का शुभारंभ भी शनिवार को ही किया गया था। शनिवार देर रात 3 युवकों ने जिम में तेल डालकर आग लगा दी। वहीं नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को लिफ्ट देने के बहाने पहले तो उन्हें कार में बिठाते थे और फिर उनसे लूटपाट करते थे। अगर लिफ्ट मांगने वाले शख्स के पास पैसे नहीं होते थे तो आरोपी उन्हें किडनैप कर घर वालों से फिरौती की रकम मांगते थे। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इन आरोपियों के चंगुल से एक ऐसे ही युवक को छुड़ाया। पुलिस से मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने अब तक इस तरह की 12 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।